दोस्तों आज हम देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट में ES6। बेसिकली ये ES6 पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डी स्ट्रक्चरिंग। क्या डी स्ट्रक्चरिंग? तो जो डी स्ट्रक्चरिंग होती है वो दो तरह से होती है। मतलब जो डी स्ट्रक्चरिंग है उसमें क्या होता है कि एक होता है हमारा, है ना, डी स्ट्रक्चरिंग। डी स्ट्रक्चरिंग जो है वो दो तरह की होती है। एक हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग, है ना। और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है अरे बेस्ड डिस्ट्रक्चरिंग। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग समझते हैं, फिर हम लोग समझेंगे कि अरे डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, मैंने एक एग्जांपल ओपन किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने राइट साइड में कंसोल ओपन कर रखा है और यहाँ पर मैंने एक HTML फाइल बनाई है और इस HTML फाइल में मैंने एक जावास्क्रिप्ट फाइल जो है वो बना दी है। और यहाँ पे हम लोग एक कोड लिखेंगे और उससे हम लोग समझेंगे कि क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग से क्या होता है कि हमारे कोड का जो परफॉर्मेंस है, मतलब जो हमारा कोड लिखने का जो तरीका है, हमारा टाइम भी बचता है और डीबगिंग भी इजी होती है। और जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है पर्सन नाम का और यहां पर मैंने लिखा कि फर्स्ट नेम। इस ऑब्जेक्ट का मैं फर्स्ट नेम अगर लिखूंगा तो फर्स्ट नेम मैंने दे दिया, मान लो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम दे दिया सचिन। और सेकंड नेम जो है वो मैंने दे दिया सेकंड नेम, तो जो या लास्ट नेम मैंने दे दिया, जो लास्ट नेम है वो, तो लास्ट नेम में मैंने दे दिया शर्मा। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का अगर मेरे को कोई वैल्यू, इस ऑब्जेक्ट में से अगर मेरे को कोई वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे देखूंगा, मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर। मान लो कंसोल डॉट लॉग में मेरे को इस ऑब्जेक्ट से कोई वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे उस वैल्यू को देख सकता हूँ, है ना। अगर मेरे को कंसोल डॉट लॉग से कोई वैल्यू चाहिए तो मेरे को क्या करना होगा कि एक एक लाइन लिखनी पड़ेगी पूरी। जैसे मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा कि पहले तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कंसोल, तो मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग। और कंसोल डॉट लॉग में मेरे को अगर फर्स्ट नेम चाहिए तो मैंने लिखा पर्सन डॉट फर्स्ट नेम। तो इससे मुझे क्या होगा कि फर्स्ट नेम मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ एरर आ गई, पर्सन को अनडिफाइंड बता दिया, स्पेलिंग गलत लिख दी थी हमने, तो पर्सन हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम मिल गया। ऐसे ही अगर मेरे को लास्ट नाम चाहिए तो मैं लास्ट नेम चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में मैं लिखूंगा यहाँ पर पर्सन, कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे लिखा पर्सन डॉट लास्ट नेम। तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगी लास्ट नेम की वैल्यू। लास्ट नेम मिल गया, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में जो डी स्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट है वो हमको ये बोलता है कि हम लोग अगर मान लो बहुत बड़ा अरे हुआ ये, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। अगर मान लो बहुत बड़ा अरे हुआ तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक एक चीज। अगर मान लो ये पूरे ऑब्जेक्ट में से अगर मेरे को वेरिएबल बनाने हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ और प्रॉपर्टी होती, जैसे कि सिटी एक प्रॉपर्टी हो गई सिटी, तो मैंने सिटी में लिख दिया जैसे कि भोपाल। ठीक है, सिटी नेम हो गया मेरा भोपाल। राइट, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे पिन कोड, तो जैसे पिन कोड हो गया यहाँ पे 461331, ये पिन कोड हो गया। तो इस तरह से चार प्रॉपर्टी हो गई। अब अगर मेरे को ये प्रॉपर्टी चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिटी चाहिए तो मेरे को यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ पे सिटी प्रिंट करनी पड़ेगी। अगर मेरे को पिन चाहिए तो मैं यहाँ जाऊंगा और मुझे पिन प्रिंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हर एक वैल्यू को हमको अलग अलग फेच करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे डी स्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट आया। और डी स्ट्रक्चरिंग का कंसेप्ट क्या कहता है, हमने इस कोड को कमेंट किया और डी स्ट्रक्चरिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया लेट, ठीक है। ये डिस्ट्रक्चरिंग का सिंटेक्स है। यहां पे मेरे को लिखना पड़ेगा दो वेरिएबल के नाम। तो मैंने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट नेम, मैंने क्या लिखा यहाँ पे फर्स्ट नेम कामा, यहाँ पे मैंने लिख दिया लास्ट नेम, फर्स्ट नेम कामा लास्ट नेम लिख दिया। और यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू करके लिख दिया पर्सन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम इसको असाइन कर देगा। ये जो वैल्यू दिख रही है ना, ये जो की वैल्यू दिख रही है, तो जो जावा स्क्रिप्ट का कंपाइलर है, मतलब जो जावा स्क्रिप्ट इंजन है, वो क्या करेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के दो वेरिएबल बना देगा और इस
ये वाला जो ऑब्जेक्ट है पर्सन, इस ऑब्जेक्ट में से फर्स्ट नेम की वैल्यू जो है वो इसमें असाइन कर देगा, और जो लास्ट नेम की वैल्यू है वो लास्ट नेम में असाइन कर देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि की हमको मिलनी चाहिए, लेकिन ठीक है, की मिलनी चाहिए तभी ये पॉसिबल होगा, की नहीं होगी तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर अब मैं कंसोल लॉग करता हूं, फिर मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे कर दिया फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैंने कर दिया लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर दिया, तो क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि कुछ गड़बड़ हुआ है। लास्ट नेम देखिए, हमने नेम की स्पेलिंग गलत कर दी तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ गया, तो मुझे ये सेम वेरिएबल रखना है, तो मैं दोनों को सेम कर देता हूँ। ये लास्ट नेम कर दिया मैंने, यहां से इसको कॉपी किया और यहाँ पे लास्ट नेम को मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए कंसोल लॉग में मैंने किया तो दोनों वेरिएबल यहाँ पे आ गए, तो ये एक फायदा हुआ हमारा किसका, डीस्ट्रक्चरिंग का। तो इस तरीके से पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है उसको वेरिएबल में एक लाइन में कन्वर्ट हमने कर दिया। अगर यही चीज हम लोग अलग अलग वेरिएबल के साथ लिखते तो थोड़ा सा हमको ज्यादा वहां पे लिखना पड़ता, तो ये थोड़ा सा डेवलपर फ्रेंडली भी है ना। लेकिन वेरिएबल का नेम यहाँ पे सेम होना चाहिए, अगर वेरिएबल का नेम सेम है तो ये कंसाइज जो है वो सही होगा, राइट। अब अगर मान लो कि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, हम लोगों ने कुछ और दे दिया तो यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, अगर हम लोगों ने की का नाम गलत दे दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू भी हम लोग दे सकते हैं। अभी डिफॉल्ट वैल्यू हम लोगों को कैसी देनी है ना, डिफॉल्ट वैल्यू हम लोगों को कैसा देना है कि वी असाइन, मतलब अगर हम लोग जैसे यहाँ पे जो पर्सन है, ठीक है, अभी पर्सन को हमने क्या किया, यहाँ पे एज है, तो अभी ये जो एज है ना पर्सन की, मान लो मैंने यहाँ पे जो नीचे में वेरिएबल बना रहा हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहाँ पे मान लीजिए मेरे को मैंने लिख दिया एज, एज इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 30। ठीक है, तो एज इज इक्वल टू मैंने 30 लिख दिया, एज इज इक्वल टू 30 कर दिया मैंने। तो ये क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू, अगर ये प्रॉपर्टी असाइन नहीं होगी, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूं, अब यहाँ पे कंसोल लॉग में मैं एज कर देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा कि 30 वैल्यू आ गई। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे एज है, किसी ने दिया 40, सिंपल एज 40 दिया, तो क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे अगर मान लो मैंने एज 40 कर दिया तो क्या आएगी वैल्यू, 40 आएगी। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने एज की डिफॉल्ट वैल्यू 30 दिया, और यहाँ पर जो एज की डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या थी, 40 थी। ठीक है, तो ये 30 और 40 जो है, यहाँ पे हम लोगों ने 40 रखी वैल्यू, और ये 40 है, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो 30 है। तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर उसको नहीं मिलेगी, जावास्क्रिप्ट इंजन को अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, तो ये क्या करेगा, 30 वैल्यू को असाइन कर देगा इस वाली वैल्यू में। समझे बात को। तो कहने का मतलब ये है कि अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दे दी इसको। ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग था। अभी अरे डिस्ट्रक्चरिंग भी है, और ये चीज हमको जब हम बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें बहुत काम आती है, क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट बड़े होते हैं। तो इस तरीके से बड़े ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से हम इस कंसेप्ट के थ्रू ट्रेवल्स कर सकते हैं। अब दूसरा होता है हमारा अरे डिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, अभी अरे डिस्ट्रक्चरिंग को समझने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे इस पूरे कोड को कमेंट करता हूं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग चलते हैं अरे डिस्ट्रक्चरिंग की ओर। ठीक है, तो अरे डिस्ट्रक्चरिंग जो होता है उसमें क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास में एक अरे है ना। सिंपल पहला एग्जांपल अगर आप देखें तो मैंने एक कांस्टेंट बनाया, और इस कांस्टेंट में मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने एक अरे बना दिया जिसकी वैल्यू दे दी 10, 20, 30, 40 और 50। ये चीज मैंने दे दी, तो ये अरे हो गया।
ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे कॉन्स्ट, यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट और यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ली a कामा b, और यहाँ पे मैंने कर दिया x। ठीक है, x, राइट। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे ये वैल्यू है और यहाँ पे मैंने एक्स वाई किया है। ठीक है, यहाँ पे कोई अरे को मैंने की नहीं दी है ना, ये अरे है। और इस वाले अरे पे मैंने यहाँ पे कोई की, आप देखोगे यहाँ पे कोई की, क्योंकि अरे में मैंने डायरेक्ट वैल्यू असाइन की है। और यहाँ पर मैंने ए बी कर दिया है, ए बी कर दिया, तो जो इसका रिजल्ट आएगा कंसोल डॉट लॉग में वो क्या आएगा, वो हम देख लेते हैं कि इसका कंसोल डॉट लॉग में क्या रिजल्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पर जाकर कंसोल डॉट लॉग लिखा, तो ये हो गया कंसोल डॉट लॉग। और कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या करूंगा कि कंसोल डॉट लॉग में मैं ए कर देता हूं और यहां पर जाकर कंसोल डॉट लॉग में मैं बी कर देता हूं, है ना। कंसोल डॉट लॉग में ए कर देता हूं और कंसोल डॉट लॉग में बी कर देता हूं। तो मैंने कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए है और कंसोल डॉट लॉग बी है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा वो मुझे देखना है ना। तो इसका रिजल्ट क्या है, 10 और 20। 10 और 20 मतलब ये वाली जो वैल्यू थी वो डी स्ट्रक्चरिंग के दौरान इस एक्स की जो इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू थी वो ए में चली गई और इंडेक्स नंबर 1 की जो वैल्यू थी वो 2 में चली गई। ठीक है, तो ये था हमारा अरे डी स्ट्रक्चरिंग। अभी अरे डी स्ट्रक्चरिंग में भी हम लोग वो सारे जो है सिस्टम, मतलब जो ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग में जितनी चीजें थी वो सब अरे डी स्ट्रक्चरिंग में भी है। हम लोग एक फंक्शन बनाकर उसमें भी हम लोग वैल्यू को रिटर्न कर सकते हैं और पूरा का पूरा अरे जो है वो अरे जो है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं एक फंक्शन के थ्रू अगर इस काम को करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पर एक जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन बना दूंगा और फंक्शन में मैं लिख दूंगा गेट स्कोर। सिंपल, गेट स्कोर्स मैंने एक फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैंने क्या किया, रिटर्न करवा दिया एक अरे। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न किया और रिटर्न में किया मैंने 10, 20, 30। ठीक है, ये वैल्यू मैंने रिटर्न कर दी। अब ये वैल्यू मैंने रिटर्न करी और यहाँ पर मैंने क्या किया, लेट एक अरे लिया, यहाँ पे एक अरे को मैंने लिया a, b, c। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, इस वाले फंक्शन को कर लिया कॉल। तो ये वाले फंक्शन को मैंने कॉपी किया, यहाँ गया, यहाँ जाकर मैंने इस फंक्शन को पेस्ट किया। सिंपल, ये वैल्यू आ गई, इसको पेस्ट किया मैंने यहाँ। तो ये जो होगा, अब कंसोल डॉट लॉग में मैं ए बी सी को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ पर मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में मैंने ए लिखा, कंसोल डॉट लॉग में ए लिखने के बाद में यहाँ पे मैं गया और यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉग में बी को लिखा और बी के बाद में यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे मैंने इसको सी किया। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे 10, 20 और 30 तीनों वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन के थ्रू भी अरे को रिटर्न करवा के उसमें भी हम लोग डी स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे भी अगर मान लो मैंने कोई एक वेरिएबल और ले लिया, लाइक मैंने एग्जांपल में यहाँ पे डी एक वेरिएबल ले लिया डी, और जो डी है वो अवेलेबल नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो अनडिफाइंड आएगा। यहाँ पर मैंने इसको डी करके एक वेरिएबल ले लिया और डी करके एक वेरिएबल लिया और यहाँ पर मैंने इसको सेव किया और यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग में एबीसी और डी कर दिया, यहाँ पे एबीसी और डी कर दिया। तो क्या होगा कि यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। अनडिफाइंड आने के बाद में, अब अनडिफाइंड के लिए हमारे पास में क्या ऑप्शन हो सकता है, हाँ, तो ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर जो है वो रेस्ट इंडेक्स यूज कर सकते हैं। अभी रेस्ट इंडेक्स के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जैसे मैं मान लीजिए मेरे पास एक अरे है, इस अरे की वैल्यू है 10, 20, 30 और मैंने यहाँ पे दो वैल्यू और ऐड कर दी 40, 50। 10 से लेके 50 और 60 एक वैल्यू ऐड कर दी मैंने। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने डिस्ट्रक्चरिंग की। तो डिस्ट्रक्चरिंग मैंने इस फंक्शन की तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एबीसीडी किया। यहाँ पर मैं सी तक वैल्यू दूंगा तो यहाँ पर डी और ई। ठीक है, तो ARGS करके यहाँ पे एक वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पे अगर जाऊंगा और यहाँ पे ये यहाँ में डॉट 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 ARGS यानी कि आर्ग्यूमेंट्स को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो मैंने लिखा A, B, C और ये बाकी के जो है वो 3 डॉट और ARGS, ये मैंने लिख दिया ARGS।
तो क्या होगा कि जितनी भी वैल्यू है बची हुई वो पूरी ARGS में आ जाएगी। यानी कि स्टार्टिंग की जो वैल्यू है आप देखोगे तो हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50, 60 छह वैल्यू थी। छह में से 10 गया, है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू थी, यहाँ पर छह वैल्यू थी। ठीक है, अगर मैं इसको डायग्राम से ड्रा करूं तो कुछ ऐसा, यहाँ पर छह ब्लॉक थे हमारे पास अरे में। ठीक है, इन छह में से 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इन छह में से अगर अपन बोले तो यहाँ पे हमारे पास में 10 था, यहाँ पे हमारे पास में 10 था, यहाँ पे हमारे पास में 20 था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में 30 था, यहाँ पे हमारे पास में 40 था, यहाँ पे हमारे पास में 50 था, और यहाँ पे हमारे पास में जो है वो 60 था। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, हमारे पास में 60 है। ठीक है, तो ये जो छह वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कर दी। अब हुआ क्या यहाँ पे कि छह की छह वैल्यू में से ये तीन वैल्यू तो डायरेक्ट हमारी ABCD में चली गई। यानी कि अगर हम लोग इसका इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई हमारी A में, यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारी A में, ये B में और ये C में। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से इसको ड्रा करूं तो ये वैल्यू हो गई हमारी A में, है ना। यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर हो गया हमारा A। ठीक है, ये हो गया हमारा B और ये हो गया हमारा C। ठीक है, ABCD हो गया। और बाकी की जो तीन वैल्यू है वो हमको किस में भी रिसीव हो गई, वो हमको बाकी ये जो तीनों वैल्यू है हमको यहां से लेकर यहां तक की जो तीनों वैल्यू हमको वो रिसीव हो गई ARGS में। तो ये जो वैल्यू है वो किस में आ गई, हमारी ARGS में आ गई, ARGS। तो ये ARGS हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या है कि जो अरे है उसमें हम लोग डिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं रेस्ट इंडेक्स के साथ। इसको हम लोग रेस्ट इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेस्ट इंडेक्स। फिर हम लोग इसमें जो ARGS है तो वो रेस्ट इंडेक्स हो गया है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अरे जो है फंक्शन रिटर्न द अरे एंड कंटेंट एन एलिमेंट विच एन, मतलब नेस्टेड अरे अगर है, एक अरे है और उसके अंदर भी एक अरे है, तो हम लोग उसको कैसे देखेंगे। तो हम लोग एक नेस्टेड अरे का एक एग्जांपल बना के देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कोड मैंने लिखा है इसको पूरा हटाता हूँ यहाँ से, यहाँ पे जाता हूँ और ये कोड्स को हटाता हूँ। और अपन लोग आप देखते हैं कि नेस्टेड लूप, नेस्टेड अरे के साथ क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन जिसका नाम मैंने दे दिया गेट डेटा। फंक्शन गेट डेटा दे दिया। यहाँ हम लोग गए, यहाँ पे हम लोगों ने लिखा रिटर्न, और रिटर्न में हम लोगों ने एक अरे दे दिया। रिटर्न, रिटर्न में क्या हो गया, हमारे पास एक अरे हो गया। और इस अरे के अंदर मैंने क्या किया, एक वैल्यू मतलब एक नेम। तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया सचिन। यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉमा लगाया, यहाँ पे नेम दे दिया मैंने शर्मा। ये सचिन शर्मा, ये दूसरा हो गया सचिन शर्मा। और यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉमा लगाया और यहाँ पे मैं गया तो यहाँ पे मैंने एक और वैल्यू दे दी लाइक अमित। ठीक है, अमित, और यहाँ पे दे दिया मैंने अनिल। एक और वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पे अनिल, अमित, अनिल, और यहाँ पर मैंने एक और वैल्यू दे दी संदीप। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो ये अरे के अंदर अरे मतलब नेस्टेड अरे है। ठीक है, अभी नेस्टेड अरे है तो नेस्टेड अरे में इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं डायग्राम को। ठीक है, तो ये नेस्टेड अरे हो गया। अब इस नेस्टेड अरे में, नेस्टेड अरे हम लोगों ने नेस्टेड अरे बना दिया। अब इस नेस्टेड अरे को मैं क्या करूंगा कि लेट करके एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं मैं, और एक ऑब्जेक्ट में मैंने यहाँ पे बनाया कि फर्स्ट नेम। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, FIRST, फर्स्ट नेम, ये मैंने फर्स्ट नेम दे दिया। और यहाँ पे मैंने दूसरा नेम दे दिया लास्ट नेम, है ना। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कि मेंबर 1, मेंबर 2 करके और नाम दे दिया मैंने, जिसको मैंने इस तरीके से लिखा कि EMP1, EMP1 हो गया, EMP2 हो गया, और EMP3 हो गई। EMP1, EMP2, और यहाँ पर जाकर EMP3, ये तीन चीज हो गई, मैंने दे दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये नेस्टेड अरे है, राइट। और इसके आगे मैंने कॉल कर लिया गेट डेटा, जो मेरा फंक्शन है उसको मैंने गेट डेटा कॉल कर लिया। तो ये गेट डेटा कॉल हो गया, यहाँ पे फंक्शन जो है वो गेट डेटा को मैंने कॉल कर लिया, तो ये गेट डेटा आ गया। ये गेट डेटा आने के बाद यहाँ पे ये गेट डेटा आ गया।
और इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, कंसोल लॉग में इस पूरे रिजल्ट को मैं प्रिंट करवाऊंगा, यानी कि EMP1 2 3 इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा। तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, ये क्योंकि ये पूरा अरे के अंदर अरे था। ठीक है, अभी कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं ये पूरा अरे जो है ना, वो एक एक वेरिएबल में आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जो अरे है वो एक एक वेरिएबल में आ जाएगा। तो मैं कंसोल डॉट लॉग एक बार लिखूंगा, कंसोल डॉट लॉग जो है वो 2 बार लिखूंगा, और कंसोल डॉट लॉग में जाके और तीसरी बार मैं तीनों वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा दूंगा। यहाँ पे मैं लिख दूंगा EMP1, यहाँ पे मैं लिख दूंगा EMP2, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा EMP3। EMP1, EMP2 और EMP3। अभी मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करवाऊंगा तो आप देख रहे हो अमित, अनिल और संदीप तीनों वेरिएबल यहाँ पे आ गए। और अगर मैं ऊपर की 2 वैल्यू प्रिंट कराऊंगा तो मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से नेस्टेड अरे के अंदर भी हम लोग कर सकते हैं डी स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, अभी अगर डी स्ट्रक्चरिंग हम लोग देखें तो मान लीजिए हमने 2 वेरिएबल बनाए हैं, है ना। अब स्वैपिंग वेरिएबल हमको अगर स्वैप करवाना है ना तो वो भी कर सकते हैं। तो जैसे स्वैपिंग के लिए क्या करते हैं, अभी इस कोड को मैं हटाता हूं यहाँ से, और एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। एक एग्जांपल और देखते हैं स्वैपिंग का। इसमें मैंने क्या किया, लेट a = 10, एक वेरिएबल ले लिया a = 10 और v = 20 दूसरा वेरिएबल ले लिया मैंने। और यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, a, b लिखा, और a, b, और यहाँ पे मैंने लिख दिया b, a। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पर a को प्रिंट किया। फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पे मैंने b को प्रिंट किया। अब आप देखोगे तो क्या वैल्यू आई, वैल्यू जो है वो इंटरचेंज हो गई। ए की वैल्यू 10 थी, अभी ए की वैल्यू 20 हो गई, और बी की वैल्यू 20 थी तो बी की वैल्यू 10 हो गई। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चरिंग की हेल्प से स्वैपिंग भी कर सकते हैं वेरिएबल को। ठीक है, तो ये है हमारे पास में डिस्ट्रक्चरिंग। इसका और एप्लीकेशन जब हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट जब बड़ा बनता है तो ये चीजें बहुत काम आती है ना। हम लोगों को पता नहीं है कि कितने आर्ग्यूमेंट आएंगे, तो वहां पर हम डॉट 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 ARGS लिख देंगे तो पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो हमको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो मैं एक एप्लीकेशन की बात करूं, एक छोटा सा हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया यहाँ पे। ठीक है, एक फंक्शन बनाया मैंने, और यहाँ पर अगर मान लो हम लोगों ने जैसे कि एग्जांपल एप्लीकेशन हमने अभी देखा स्वैपिंग का, तो अगर हमको स्वैपिंग करवानी है तो हम लोग स्वैपिंग करवा सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने स्टेट a, b लिया, और यहाँ पे मैंने रिटर्न करवा दिया इसको, रिटर्न, और रिटर्न में मैंने करवा दिया a+b। ठीक है, a+b, कॉमा, दूसरी जो वैल्यू है वो a+b, a+b डिवाइड बाय 2, ये दूसरी वैल्यू है। और तीसरी जो वैल्यू है यहाँ पे कॉमा आएगा, तो ये कॉमा आ गया। और तीसरी जो वैल्यू है वो a-b, थर्ड वैल्यू में एक वैल्यू और यहाँ पे लूंगा, क्योंकि मैं जो रिटर्न करवा रहा हूँ वो अरे रिटर्न करवा रहा हूँ, तो ये 2 हो गई। और यहाँ पे जो तीसरी वैल्यू आएगी वो आएगी, तीसरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर a-b। ठीक है, a-b, ये हो गई 3 वैल्यू। ये मेरा एक फंक्शन था जो कि मैंने स्टेट नाम का फंक्शन बनाया, और ये फंक्शन को मैंने बंद कर दिया। ठीक है, यहां पर ये कॉमा आ जाएगा, सिंपल। तो ये 3 अलग अलग चीजें, a+b, फिर a+b, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और डिवाइड बाय 2 और a-b। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे कंसोल लॉग को कॉल किया। तो मैंने लिखा लेट, है ना, और लेट के बाद में मैंने लिखा सम, एक वेरिएबल लिया सम, एक ऑपरेशन जिसपे लगा सम। दूसरा मैंने लिखा abg, इस पे मैंने लगाया एवरेज, और तीसरा मैंने लगाया यहाँ पे डिफरेंस, तो DIF और यहाँ पर मैंने क्या किया, स्टेट फंक्शन को कर लिया कॉल, और वैल्यू पास कर दी 20, 10। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट प्रिंट करने के लिए मैंने कंसोल डॉट लॉग में तीनों वेरिएबल को यहाँ पे मैंने शो करा दिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एवरेज, सम और यहाँ पे एवरेज लिख दिया।
और यहाँ पर मैंने डिफरेंस लिख दिया। तो आप देखोगे कि ये तीनों जो वेरिएबल है ना, ये तीनों का रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा। जैसे 10 और 20, तो 10 और 20 मतलब कितना हो गया, 30। तो सम कितना मिल गया मेरे को यहाँ पे, सम मेरे को मिल गया यहाँ पे 3। सम मेरे को कितना मिल गया यहाँ पे 30, और मैंने एवरेज निकाला तो 30 डिवाइड बाई 2 मतलब 15 मिल गया मेरे को, और डिफरेंस निकाला तो 20 माइनस 10 यानी कि मेरे को 10 मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग एक ऑपरेशन पूरे अरे पे हम लोगों ने लगाया। तो ये इसके छोटे से एप्लीकेशन है। जब हम रिएक्ट जैसा प्रोजेक्ट, रिएक्ट में कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो वहां पे ES6 यूज होगा, और वहां पे ये डी स्ट्रक्चरिंग जो है वो बहुत काम की आएगी। थैंक यू।